स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडी 24 में। और दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम ऑटोमन एम्पायर, उस्मानिया साम्राज्य, खिलाफत उस्मानिया के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक देश जो एशियाई और यूरोपीय दोनों क्षेत्र में आता है जिसका नाम है तुर्की, वहाँ के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान के द्वारा सन 2014 से एक बेहद ही इंटरेस्टिंग सीरियल जिसका नाम है अल तुगरल गाजी चलाया जा रहा है, जो कि तुर्की की हिस्ट्री को यानी वहाँ के इतिहास को दर्शाता है। हम उसी टॉपिक को, उसी कड़ी को यहाँ पर बड़े ही अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट वाइज तरीके से और इतिहास के गर्त में क्या घटना घटित हुई उन सभी पहलुओं को समझते हुए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, और जिससे कि आपको सारे फैक्ट जो इतिहास के हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरुआत से बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस एम्पायर के नामों को, जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसे कई नामों से जाना था। इसे इंग्लिश में ऑटोमन एम्पायर, खिलाफत उस्मानिया और उस्मानिया साम्राज्य कई नामों से जाना जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी स्थापना के बारे में। दोस्तों, तो इसकी स्थापना 27 जुलाई सन 1299 ईस्वी में की गई थी। अब इसकी स्थापना करने वाले शख्स का नाम दोस्तों क्या था? तो इसकी संस्थापक जो थे, जो इसकी स्थापना जिसने की, उनका नाम था दोस्तों उस्मान गाजी। ठीक है दोस्तों, अगर सही तौर पर अगर हम वास्तविक रूप से देखेंगे तो जो उस्मान गाजी के पिता थे अल तुगरल गाजी, उन्हें इस एम्पायर का वास्तविक संस्थापक माना जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शुरुआती जो नींव रखी वो अल तुगरल गाजी ने रखी। अब हम आते हैं इसके प्रारंभिक इतिहास पर कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है और इतिहास में क्या क्या कहानी घटित होती है और इस साम्राज्य को खड़े होने में मदद करती है। तो दोस्तों, प्रारंभिक इतिहास में हम समझते हैं कि खिलाफत उस्मानिया इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक चलने वाला स्थायी साम्राज्य के रूप में पहचाना और माना जाता है। यानी अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में बात करेंगे तो इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य में इसकी गिनती होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि बेजेंटाइन एम्पायर था, यानी रोमानिया साम्राज्य। उसके बाद या उसके लेवल पर देखेंगे तो उन दोनों का टाइम पीरियड लगभग बराबर आप इक्वल मान सकते हैं, क्योंकि वो भी एक काफ़ी बड़े समय तक चलने वाला साम्राज्य था, जिसका अंत बेजेंटाइन एम्पायर का ऑटोमन एम्पायर के लोगों ने किया। उसे हम आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, पहचाना और माना जाता है जो कि एक इस्लामी सल्तनत के रूप में पहचान रखती है। यानी कि जो ऑटोमन एम्पायर है, इसके इस्लाम से ताल्लुक़ रखने की बात है, क्योंकि यहाँ पर बनने वाले सभी शासक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। अब हम बात करते हैं सन 1258 ईस्वी में, यानी कि हम कुछ पीछे चलते हैं। क्या होता है? खिलाफत अब्बासिया का तातारियों के हाथों कत्ले आम के साथ खात्मा हुआ। तो दोस्तों, हुआ क्या कि खिलाफत अब्बासिया थी, उनका तातारियों के हाथों कत्लेआम हो जाता है, और आखिरी अब्बासी खलीफा जो थे उनका नाम था मुस्तअसिम बिल्लाह, और उन्हें दोस्तों जानवरों की खाल में लपेटकर घोड़े दौड़ा कर कुचल दिया गया। ठीक है दोस्तों, इनके खात्मे के संदर्भ में एक शायरी के तौर पर बात कही गई है, जो कि क्या है वो आपको बताते हैं। है आया फितना ए तातार के अफसाने से, है आया फितना ए तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। तो ये उनके बारे में एक शायरी कही गई है। अब बाद में यही तातारी कौम मुसलमान हो गई और तुर्क नस्ल के नाम से मशहूर हुई। इन्हीं तुर्कों में फिर 3 शाही खानदान अलग अलग इलाकों में हुकूमत की। दोस्तों, शुरुआत में होता क्या है कि जब ये तुर्क नस्ल जो थी, स्टार्टिंग शुरुआत में अगर आप समझेंगे तो ये पहले एक कबीले की ज़िंदगी में जीते थे, यानी कि एक कबीलाई लोग थे। लेकिन बाद में इन्होंने अपने हौसले से और अपनी दिमाग के इस्तेमाल से, सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर करके इन्होंने एक बहुत बड़ी सल्तनत और एक हुकूमत खड़ी की, जिनमें इनकी 3 हुकूमत बहुत ज़्यादा नामी हुई, जो तुर्क नस्ल के नाम से जानी जाती हैं। पहले नंबर पर दोस्तों आती है तुर्कान तैमूरी।
इस नस्ल के तैमूर लंग ने सन 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। यानी कि जो तैमूर लंग था वो तुर्कानी तैमूरी था, तुर्कानी तैमूरी वंश का शासक था तैमूर लंग। इसने क्या किया दोस्तों, सन 1398 ईस्वी में इसने भारत पर भी आक्रमण किया था तथा बाबर ने सन 1526 ईस्वी को भारत में मुगल वंश की नींव रखी। तो यानी कि आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझना है कि जो बाबर था जिसने भारत में मुगल वंश की नींव रखी, वो भी तुर्कानी तैमूरी वंश का था। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे आते हैं। इनकी जो दूसरी कौम थी उसका नाम था तुर्कानी सफवी। इनकी हुकूमत दोस्तों कहाँ हुई, ईरान में कायम हुई। यानी कि ये भी तुर्क कबीले के लोग थे जिनकी हुकूमत कायम हुई कहाँ पर दोस्तों, ईरान में कायम हुई। अब तीसरे नंबर पर जो इनकी हुकूमत थी तुर्कों की, वो तुर्कानी सल्जूकी बनी। इस खानदान की बहुत मजबूत हुकूमत तुर्की के इलाके में इस्तांबुल, जिसे कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था, को छोड़कर आसपास कायम हुई। यानी कि हमने ये समझा तुर्कानी जो सल्जूकी थी वो कुस्तुनतुनिया यानी कि इस्तांबुल के इलाके को छोड़कर, और जो बाकी का इलाका था उसमें इनकी हुकूमत हुई। उन्होंने वहाँ पर अपना एम्पायर, अपना साम्राज्य फैलाया तुर्कानी सल्जूकी के लोगों ने। लेकिन दोस्तों होता क्या है इसी वक्त, लेकिन वक्त के साथ साथ जो सल्जूकी हुकूमत थी कमज़ोर पड़ने लगी। तो जो कई छोटे सुल्तान थे वो भी सल्जूकी सुल्तान पर हमले करने लगे। दोस्तों होता ये है कि जो सल्जूकी हुकूमत थी पहले काफ़ी पावरफुल थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुई, वो कमज़ोर पड़ने लगी। तो जो आस पड़ोस के जो सुल्तान थे वो सल्जूकी सुल्तान पर भी हमले करने लगे। और सन 1300 ईस्वी तक आते आते दोस्तों क्या हुआ, सल्जूकों का भी पतन हो गया। यानी सल्जूक सल्तनत भी खत्म हो गई। अब दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है, उसमें ये घटना होती है हमारी कि इसी समय मगरबी अनातोलिया की एक छोटी सी रियासत में अल तुगरल बेग नाम का एक तुर्क सुल्तान था। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पीछे बताया था कि जो तुर्क लोग थे वो कबीले के रूप में एक छोटी छोटी रियासतों के रूप में सरदार बन के रहते थे और अपने तुर्क लोगों को रखते थे वहाँ पर। तो इसी में मगरबी अनातोलिया की छोटी सी रियासत थी, उसमें अल तुगरल बेग नाम का एक तुर्क सुल्तान था जिसके पिता सुलेमान काई कबीले के सरदार थे। अब एक बार क्या होता है दोस्तों, जब अल तुगरल अपनी छोटी सेना के साथ एशिया माइनर की तरफ कूच कर रहा था तो रास्ते में एक जगह पर दो छोटी फौजों को जंग करते हुए देखा। यानी कि जब अल तुगरल गाजी अपनी छोटी सेना के साथ एशिया माइनर तरफ कूच कर रहा था तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि रास्ते में दो फौजें आपस में जंग करते देखा उन्होंने। तो उसने अपने 400 बहादुर तथा जाबाज सिपाहियों के साथ हारने वाले पक्ष का साथ दिया। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ ये समझना है कि यानी कि वो जो जंगजू थे कितने बहादुर थे। यानी उन्होंने जीतने वाले पक्ष का साथ ना देकर हारने वाले पक्ष का साथ दिया और लड़ाई जीत ली। उसने जिनका साथ दिया वे सल्जूकी थे। जैसे कि हम ऊपर पढ़कर आए कि सल्जूकों का पतन हो गया था, लेकिन पूरा पतन कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन उनकी कुछ जो राय थे वो बचे हुए थे। और इन्होंने यानी अल तुगरल के सैनिकों ने या सिपाहियों ने जिनका साथ दिया था वो सल्जूक सल्तनत के ही लोग थे। अब होता दोस्तों ये जिनका 1300 ईस्वी में पतन के बाद एक नए और विशाल मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। यानी वो नींव किसने रखी, इन्हीं ने, यानी कि अल तुगरल के सिपाहियों ने या अल तुगरल के बेटे जो आते हैं उस्मान गाजी उन्होंने। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो इनकी मदद करते हैं, लेकिन बाद में जब इनकी सल्तनत पूरी खत्म हो जाती है तो फिर पूरी हुकूमत किन की आती है, अल तुगरल के खानदान वाले लोगों की। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। सल्जूक सुल्तान ने अल तुगरल बेग के बेटे के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया। तो यानी कि अब जब उन्होंने उनका साथ दिया तो उनके संबंध अच्छे बने। तो बाद में जो अल तुगरल बेग का बेटा था उस्मान गाजी, उससे जो सल्जूक सुल्तान थे उन्होंने अपनी बेटी का निकाह कर दिया। यानी कि अब उनके वैवाहिक संबंध बन गए आपस में। इसी तरह से सल्जूक सल्तनत का बाकी बचा हिस्सा भी अल तुगरल बेग की सुल्तानी में आ गया। तो यानी दोस्तों यहाँ पर समझना आपको ये है कि जब शादी हो जाती है तो अब उन्हें लगने लगता है कि भाई हमारी सल्तनत कमज़ोर है, तो जो पूरा कंट्रोल होता है वो अल तुगरल बेग के हाथों में चला जाता है और अल तुगरल बेग की सुल्तानी उनके हाथ में आ जाती है लगभग। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मतलब कंट्रोल उनका हो जाता है। ठीक है, यह सन 1288 ईस्वी का वाक़या था। सन 1281 ईस्वी में अल तुगरल गाजी की मृत्यु के बाद उसका बेटा उस्मान गाजी सुल्तान बना।
और उसने 1299 ईस्वी में उस्मानी साम्राज्य की नींव रखी और हम इसी को अंग्रेजी में ऑटोमन एम्पायर कहते हैं या इसी को ऑटोमन एम्पायर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब सन 1281 ईस्वी में अल तुगरल की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो शासन की बागडोर थी पूरी तरह से उस्मान गाजी की हैंडओवर कर दी जाती है, उस्मान गाजी के हाथों में आ जाती है। और उस्मान गाजी ही वो पहले शासक थे या जो पहले शख्स थे जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर की स्थापना की या इसके संस्थापक कहे गए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें समझना ये, पहले हम कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझ लेते हैं, खास करके अल तुगरल गाजी के बारे में, जो कि इसके वास्तविक संस्थापक कहे जाने चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई सल्तनत की लिखित में कोई मतलब प्रमाणिक रूप से सल्तनत को स्थापित नहीं किया, उनके बेटे ने स्थापित किया। इसी वजह से इतिहासकार उनके बेटे को इसका संस्थापक मानते हैं। तो अल तुगरल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों ये है कि उनके पिता का नाम था सुलेमान शाह और जो उनकी माता थी उनका नाम था हैमा खातून। और अल तुगरल की जो पत्नी थी उनका नाम था दोस्तों हलीमा सुल्तान। और जो अल तुगरल गाजी थे वो किस जाति के थे, तो तुर्क की काई जाति, यानी कि तुर्क की एक काई जाति कबीले थी, काई कबीला, और उस जाति के रहने वाले थे कौन, अल तुगरल। ठीक है, इनका जन्म होता है दोस्तों सन 1191 ईस्वी में। अगर आपको ये डेट याद हो तो आप जानते हो कि हमारे यहाँ हमारे भारत में इस सन में 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में एक युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, अल तुगरल की मृत्यु सन 1281 ईस्वी में हो गई और उसके बाद उनके जो बेटे थे उस्मान गाजी, और वो उसके बाद सल्तनत के शासक बने। तो इसी कड़ी में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं उस्मान गाजी की। तो ये ऑटोमन एम्पायर के दोस्तों पहले शासक कहे जाते हैं, जिनका नाम क्या था, उस्मान गाजी। देखो दोस्तों 1299 ईस्वी में से लेकर 1324 ईस्वी तक उस्मान गाजी इस सल्तनत के शासक बने या राजा बने। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमें समझना यही था कि इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है उस्मान गाजी प्रथम। इन्हें उस्मान गाजी प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। अपने पिता की तरह एक जाबाज योद्धा था जिसने इस साम्राज्य को इतना विशाल बनाया, यानी कि मतलब शुरुआती पॉइंट जो शुरुआती नींव रखने का कार्य किया वो अल तुगरल ने किया, लेकिन इस साम्राज्य को बढ़ाने का जो कार्य किया वो उस्मान गाजी ने, और स्थापना करने का जो कार्य किया दोस्तों वो उस्मान गाजी ने किया। तो उस्मान गाजी ने जो कार्य किए उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। उस्मान गाजी ने सबसे पहले सोजुत शहर को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। यह कहा जाता है कि उस्मान को एक सपना आया था कि उसके शरीर से एक पेड़ निकला जिसकी शाखाएं पूरी दुनिया में फैली। बाद में ऐसा हुआ भी, यानी कि ऐसा मानना है कि उस्मान गाजी को एक सपना आया था जिसमें उनके पेट से एक ऐसा पेड़ निकला है कि जिसकी शाखाएं पूरी दुनिया में फैली। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मतलब उनके द्वारा एक ऐसी सल्तनत को स्थापित किया जाएगा कि जिसकी नींव पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, यानी कि पूरे वर्ल्ड पर उसका कंट्रोल होगा, और कई हद तक ऐसा हुआ भी था। ठीक है दोस्तों, होता ये है कि सन 1324 ईस्वी में उस्मान गाजी की मृत्यु हो जाती है और उनके बाद उनका बेटा उरहान गाजी गद्दी पर बैठता है, परंतु उस समय उसे अपने भाइयों के विद्रोह का सामना भी करना पड़ा। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं उस्मान गाजी के बेटे उरहान गाजी के बारे में। तो जैसा कि उरहान गाजी का जो टाइम पीरियड दोस्तों को समझ लेते हैं, ये सन 1324 से लेकर 1362 ईस्वी तक ऑटोमन एम्पायर के शासक बने रहे हैं। उस्मान गाजी का बेटा उरहान गाजी था जो कि अगला शासक बना। इसे ट्रू फाउंडर का खिताब हासिल था, यानी कि इसे इतिहासकार ट्रू फाउंडर यानी कि वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं, यानी सच्चा संस्थापक का इसे खिताब हासिल है। ठीक है दोस्तों, बेजेंटाइन एम्पायर के शासक जॉन ने अपनी बेटी का निकाह उरहान गाजी से किया। मैंने आपको बताया था पीछे कि जब इस एम्पायर की स्थापना हुई उससे पहले एक बेजेंटाइन एम्पायर यानी कि रोमानिया साम्राज्य चलता था जो कि बहुत ही पावरफुल साम्राज्य था, लेकिन बाद में यही ऑटोमन एम्पायर के शासक आगे आएंगे जिन्होंने उनका खात्मा किया। ठीक है, तो पहले होता क्या, बेजेंटाइन एम्पायर शासक जो थे जॉन, उन्होंने अपनी बेटी का निकाह उरहान गाजी से कर दिया। उन्होंने भी वैवाहिक संबंध बनाए, किस सर, यानी कि ऑटोमन एम्पायर से। उरहान ने क्या किया, उरहान ने बुरसा शहर को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। उरहान ने ही सर्वप्रथम यूरोप के हिस्सों को जीतना
प्रारंभ किया। तो देखिए दोस्त, सोचने वाली बात यहाँ पर ये कि कभी वो कबीला जो दर दर भटकता था जंगलों में, कभी इधर कभी उधर, आज वो क्या है, उसका खुद का एम्पायर है, खुद का साम्राज्य, और वो यूरोप की अलग अलग हिस्सों को जीतना प्रारंभ करा है। और इसकी शुरुआत किसने की दोस्तों? उरहान गाजी ने। शुरुआत किसने की दोस्तों? उरहान गाजी ने। यानी कि कड़ी हमारी अल तुगरल गाजी से स्टार्ट हुई, फिर उस्मान गाजी पर पहुंची, फिर उसका उनका बेटा उरहान गाजी आया, और अब उन्होंने क्या किया, बुरसा शहर को जीता और यूरोप के अलग अलग हिस्सों को जीतना प्रारंभ कर दिया। अब दोस्तों बात आगे बढ़ती है, तो आगे आती है कहानी इनके बेटे मुराद की। इन्हें हम मुराद प्रथम के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका जो टाइम पीरियड दोस्तों, इनका शासन जो टाइम पीरियड है सन 1362 से 1389 ईस्वी तक, यानी लंबे टाइम पीरियड तक ये रहे हैं मुराद प्रथम। अब इनके क्या खास काम हो रहे हैं अपनी सल्तनत में, उसे देखते हैं। उरहान गाजी का जो पुत्र था उसका नाम था मुराद, जो अगला शासक बना यानी ऑटोमन एम्पायर का। इसने क्या किया, इसने यूरोपीय देशों को जीतना प्रारंभ किया। यानी कि इनके पिता उरहान गाजी ने शुरुआत की और उन्होंने उस कड़ी को आगे बढ़ाया, यानी यूरोपीय कंट्रियों को जीतना शुरू कर दिया उन्होंने। उसने उत्तरी सर्बिया, बुल्गारिया आदि को उस्मानिया साम्राज्य में मिलाया। यानी कि आप सोचिए दोस्तों कि सर्बिया, बुल्गारिया आदि जो पावरफुल जो क्या नाम है यूरोपीय कंट्री थी, उन्हें किसने जीता? एशियाई कंट्री, मतलब उसी इलाके की कंट्री थी जब, तो उसने उन कंट्रियों को, उन इलाकों को जीतना आरंभ किया। किसने? मुराद प्रथम ने, और उस्मानी साम्राज्य में मिला लिया। अब सन 1383 ईस्वी में सुल्तान की उपाधि धारण की। यानी कि मुराद प्रथम ने सबसे पहले सन 1383 ईस्वी में सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, इनके यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, या बहुत ही आप कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया। क्या काम किया? जैनिसरी सिस्टम की शुरुआत की। अब दोस्तों ये जैनिसरी सिस्टम क्या था कि इनकी सेना में 8 से 18 वर्ष के सिपाही थे। ठीक है दोस्तों, यानी 8 साल से लेकर 18 वर्ष के सिपाही थे, जिन्हें हम जैनिसरी सिस्टम के नाम से इतिहास में जानते हैं। अब आगे कहानी को बढ़ाते हुए हम समझते हैं दोस्तों, इनके बाद जो शासक अगला आता है उसका नाम है दोस्तों यिल्दिज़ बायज़िद। यिल्दिज़ बायज़िद, इसके इनका टाइम पीरियड को देख लेते हैं दोस्तों। क्या है हमारा? सन 1389 से 1402 ईस्वी तक इनका क्या रहा टाइम पीरियड यिल्दिज़ बायज़िद का। इन्हें भी एक नाम से जाना था, थंडरबोल्ट के नाम से। यानी कि इनका जो उपनाम है, आप इन्हें उपाधि कह सकते हो। जो यिल्दिज़ बायज़िद थे, इनकी उपाधि क्या है दोस्तों? थंडरबोल्ट। अब होता क्या है दोस्तों, इनके टाइम में या इनके शासन में, इसके समय में ही ऑटोमन्स की पहली हार हुई। यानी कि जो ऑटोमन्स अभी तक जीतते चले आ रहे थे, बुरसा शहर को जीता, ठीक है, यूरोप की बहुत सारी सर्बिया जीता, बुल्गारिया जीता। अब क्या हुआ, यिल्दिज़ बायज़िद के टाइम पर एक इनकी हार हुई। और कहाँ? ऑटोमन्स की पहली हार हुई, क्योंकि तैमूर लंग, आपको दोस्तों को जाए तुर्कानी तैमूरी वंश का, मैंने बताया था अभी पीछे आपको वीडियो में कि तुर्कानी तैमूरी वंश का शासक था तैमूर लंग। उसने क्या सन 1402 ईस्वी में अंकारा पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। यानी कि अंकारा जो तुर्की का एक शहर है, उसे क्या किया उन्होंने? जीत लिया, और बायजीद को कैदी भी बना लिया। बताइए, यानी कि जो शासक था, यानी कितना पावरफुल शासक तैमूर लंग कि उसने राजा को हराया भी और उसे कैदी भी बना लिया। इसी के समय सन 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत की दिल्ली पर भी आक्रमण कर लिया था। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सन 1402 ईस्वी में अंकारा पर और सन 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। किसने? और सफल आक्रमण किया था इसने, तैमूर लंग ने। ठीक है दोस्तों, अब आगे आते हैं दोस्तों हम। फिर इसके पुत्रों में गद्दी को लेकर 11 वर्षों तक लड़ाई हुई, जिसे बाद में महमूद फर्स्ट ने जीत लिया। यानी कि यिल्दिज़ बायज़िद की जो बेटे थे, उनके पुत्रों में आपस में 11 वर्षों तक लड़ाई हुई। किस बात को लेकर? गद्दी को लेकर, कि यानी कि राजा कौन बने, शासक कौन बने अगला। तो सुल्तान महमूद प्रथम इस जंग में जीत जाते हैं और अपने भाइयों को हटाकर और खुद सुल्तान बनते हैं। इनका टाइम पीरियड दोस्तों कब से कब तक रहा? ये सन 1413 ईस्वी से 1421 ईस्वी में रहे, क्योंकि 11 वर्ष तक तो वो कोई गद्दी पे बैठ ही नहीं पाया दोस्तों। तो इनका टाइम में कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ। फिर इनके बाद मुराद सेकंड, इनका टाइम पीरियड 1421 से लेकर और 1451 ईस्वी तक रहा। आगे आते हैं दोस्तों, तो 7वें नंबर सुल्तान तुम्हारे होते हैं
सुल्तान महमद द्वितीय, ये सबसे पावरफुल या सबसे ताकतवर शासक मानी जाती हैं ऑटोमन एम्पायर की। इन्होंने क्या किया दोस्तों, सन 1451 से 1481 ईस्वी तक पहले उन्होंने शासन किया, लगभग समथिंग 30 साल तक। और इनके शासनकाल में या इनके साम्राज्य में काफ़ी सारे बदलाव आए, जैसे कि दोस्तों इन्हें द कॉन्करर भी कहा जाता है, यानी कि इनका जो खिताब है, जैसे थंडर बोल्ट का खिताब यिल्दिज़ बायज़ीद को मिला, ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इन्हें द कॉन्करर का भी खिताब हासिल है। इनके पिता मुराद सेकंड थे, यह एक प्रमुख सुल्तान था, बताया मैंने आपको, यानी कि एक जी प्रमुख सुल्तान था। इसने कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल पर अधिकार कर लिया, यानी कि आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले जो इस्तांबुल जो कुस्तुनतुनिया था उस पर अधिकार नहीं था, इस पर अधिकार किसका था, बेजेंटाइन एम्पायर के लोगों का। और इसने क्या किया, सुल्तान महमद द्वितीय ने, जो कि एक नौजवान था, 21 साल का शासक था, नौजवान, तो उसने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। यह शहर एक ऐतिहासिक शहर था जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा था। यह बेजेंटाइन के अधीन था, यानी बेजेंटाइन रोमानिया साम्राज्य था, उसके अधीन ये जो शहर था कुस्तुनतुनिया, उसी के अधीन था पहले। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं आगे। मोहम्मद द्वितीय को मोहम्मद फतेही भी कहा जाता है। वह कारनामा जो किसी ने नहीं कर पाया, वह एक 21 वर्ष के नौजवान सुल्तान ने कर दिया। यानी कि ऐसा नहीं कि बेजेंट यानी कि जो कुस्तुनतुनिया है उस पर पहले हमले नहीं हुए, कई सारे आक्रमण कई राजाओं ने किए, लेकिन सारे के सारे असफल हुए दोस्तों। लेकिन मोहम्मद फतेही ने क्या किया, इसे फतेह भी किया और वहाँ पर जीत हासिल भी की और उसे अपने अंडर में भी मिलाया। और आज आप जानते हैं इस्तांबुल एक तुर्की का एक बहुत बड़ा और अच्छा शहर है माना जाता है, ठीक है, जो कि उनके क्या नाम पर्यटकों के लिए काफ़ी आकर्षित करता है पर्यटकों को। अब दोस्तों आगे आते हैं हम। मोहम्मद फतेही को इस्लामी जगत में एक महान वीर योद्धा के रूप में जाना जाता है, यानी कि मोहम्मद फतेही को इस्लामी जगत में एक महान वीर योद्धा के रूप में जाना जाता है। इसके बाद बेजेंटाइन साम्राज्य का क्या हुआ दोस्तों, पतन हो गया। इसी बेजेंटाइन साम्राज्य को हम किस नाम से जानते थे, रोमन साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि मोहम्मद फतेही ने क्या किया, इस्तांबुल या कुस्तुनतुनिया को जीतने के बाद इस साम्राज्य का ही अंत कर दिया। इसी ने इस्तांबुल में तोपकापी पैलेस को बनाया, जो इनका प्रमुख केंद्र था। यानी कि तुर्की जो ऑटोमन एम्पायर्स थे, ऑटोमन थे, राजा थे जो, वो उन्होंने एक तोपकापी पैलेस बनाया मोहम्मद फतेही ने या मोहम्मद द्वितीय ने, जिसपे क्या नाम है, सारे जो शासक आए बाद की, वो उनका निवास स्थान यहीं पर ही था, वो यानी कि वो यहीं रहते थे दोस्तों। ठीक है, हम आगे आते हैं दोस्तों, तो आगे हम समझते हैं। इसी समय हाया सोफिया को एक चर्च से मस्जिद में परिवर्तित किया गया। यह एक विवाद का विषय है कि यह इमारत मस्जिद थी या चर्च थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें समझना ये कि जो हाया सोफिया जो था, इतिहासकार या कुछ जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि पहले ये चर्च से मस्जिद में परिवर्तित किया गया, तो यह एक विवाद का विषय है। ठीक है, और यह इमारत पहले मस्जिद थी या चर्च थी, ये किसी को मतलब इतिहासकार इस पर कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो सन 1481 ईस्वी में मोहम्मद सेकंड की मृत्यु हो गई, फिर इसके बाद बायजीद सेकंड का शासन आया। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि मोहम्मद द्वितीय का यानी कि मोहम्मद फतेही का ऑटोमन एम्पायर्स में काफ़ी अच्छा रोल रहा है, उसे बढ़ाने में, और उसकी क्या नाम है, जीत को दुनिया याद रखती है अच्छी तरीके से। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। बायजीद सेकंड सन 1481 ईस्वी से 1512 ईस्वी तक बायजीद सेकंड का शासन आता है। तो इसी के समय सफावी वंश की शुरुआत हुई थी। यह कंधार तथा काबुल के लिए मुगलों से लड़ते रहते थे। ठीक है, सफवी वंश की शुरुआत। ठीक है, उस समय इजिप्ट में यानी मिस्र में मामलुक वंश का शासन था, जो उस समय मक्का मदीना की देखभाल करने के लिए जाना जाता था, और हज संबंधित सारे अधिकार किस पर थे, मामलुक वंश के लोगों पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब बायजीद सेकंड शासक बना तो उस समय इजिप्ट में यानी मिस्र में मामलुक वंश के लोगों का शासन था, जो उस समय मक्का मदीना की देखभाल करने के लिए जाने थे, और हज संबंधित अधिकार था। यानी कि मक्का मदीना आप सभी जानते हैं कि इस्लामी जगत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, यानी कि इस्लामी साम्राज्य के लिए बहुत पाक पवित्र जगह है। ठीक है, तो उनकी देखभाल की जो
जरूरत जो देखभाल करते थे वो मामलूक वंश के लोग करते थे दोस्तों। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे दोस्तों शासन आता है सलीम फर्स्ट का। सन 1512 ईस्वी से 1520 ईस्वी तक इनका शासन 8 साल तक रहा। तो इनके शासन में भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, उसे हम समझ लेते दोस्तों। सलीम ने ही चार्डिरान के युद्ध में सफाविद को हराया, यानी कि जो सफाविद पहले काफ़ी पावरफुल थे उन्हें किसने हराया? सलीम फर्स्ट ने। तथा इजिप्ट को भी हराया, और इसी सलीम ने क्या किया? इजिप्ट को भी हराया, यानी मिस्र के जो मामलूक वंश शासक थे उन्हें भी हराया। ठीक है, तथा मामलूक को हराया, और मक्का मदीना को कंट्रोल करने का अधिकार अब किसे मिल गया दोस्तों? सुल्तान को मिल गया। ये इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। यानी कि चार्डिरान का जो युद्ध था जिसमें उसने सफाविद को हराया सलीम फर्स्ट ने, और उसी में उसने इजिप्ट के जो मामलूक वंश के शासक थे उन्हें भी हरा दिया, जिन पर पहले क्या दोस्तों मक्का मदीना के जो सारे अधिकार थे उसकी देखभाल के, वो सारे अधिकार मामलूक वंश शासक पर थे। लेकिन जब सलीम फर्स्ट ने यानी कि ऑटोमन एम्पायर के लोगों ने उसे हरा दिया, तो अब जो अधिकार थे वो किन्हें मिल गए? वो इनको ही मिल गए। ठीक है दोस्तों, तो सुल्तान को खलीफा का पद मिल गया, और सुल्तान को दोस्तों किसका पद मिल गया? खलीफा का पद। और यह पद सन 1517 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक तुर्की के अधीन रहा। ये अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यानी कि चार्डिरान के युद्ध के बाद जो खलीफा का पद था वो किसे मिला? तुर्क के जो राजा थे, यानी कि ऑटोमन एम्पायर्स के जो राजा थे उन्हें अब खलीफा का पद मिल चुका था, और जो कब से कब तक रहा? 1517 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, हम आगे आते हैं दोस्तों। तो आगे हमारा अगला शासक है, उसका नाम दोस्तों है सुलेमान प्रथम। तो इनका टाइम पीरियड सन 1520 से 1566 ईस्वी तक रहता है दोस्तों। अब इनके जो उपनाम है इनका द मैग्निफिसेंट। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव नाम है। द मैग्निफिसेंट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किसे दोस्तों? सुलेमान प्रथम को। इसे कानूनी सुल्तान सुलेमान के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सुलेमान प्रथम जो थे उन्हें कानूनी शासक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी सल्तनत के समय कानून में काफ़ी सुधार किए होंगे। तो इसी के समय उस्मानी साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। सुलेमान ने इस साम्राज्य को बहुत शक्तिशाली बनाया, यानी कि इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सुलेमान प्रथम के टाइम पर जो ऑटोमन्स एम्पायर थे, ऑटोमन्स थे, उनका जो शक्ति थी काफ़ी बढ़ चुकी थी, यानी कि उनका जो एरिया था उनके साम्राज्य का काफ़ी विशाल हो चुका था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है आधे यूरोप को उस्मानियों ने जीत लिया था, परंतु वियना को वह नहीं जीत सके। यानी कि लगभग आधे से ज़्यादा यूरोप में ऑटोमन्स का अधिकार हो चुका था, लेकिन वो वियना को नहीं जीत सके दोस्तों। ठीक है, ऑटोमन नेवल फ्लीट को बहुत मजबूत किया, यानी ऑटोमन्स ने क्या किया दोस्तों? नेवल फ्लीट को, यानी कि जो जल मार्ग की जो सेना थी उसे काफ़ी मजबूत किया दोस्तों। सुलेमान प्रथम के समय को स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है किसके समय को या किसके टाइम को? सुलेमान प्रथम के टाइम को दोस्तों। ठीक है, तो हम अब आगे आते हैं थोड़ा सा। अब आगे की कहानी हम दोस्त समझते हैं। आपको पता था कि जब क्या नाम है मामलूक वंश को हराया, ठीक है, तो उसके बाद क्या नाम है जो खलीफा का पत्ता वो तुर्की जो ऑटोमन्स को पर मिल जाता है। और सुलेमान ने क्या किया? मक्का की दीवारों की मरम्मत करवाई। यानी इनका ये सुलेमान प्रथम का ये एक इम्पॉर्टेंट काम था कि मक्का मदीना की दीवारों की इन्होंने मरम्मत करवाई, तथा यरूशलेम शहर की दीवारों को बनाया गया। यानी यरूशलेम शहर को बनाया गया, ये भी एक बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, बनाया गया। द टॉम ऑफ रॉक की मरम्मत भी इसी के समय की गई। यानी कि इन्होंने 3 काम अच्छे किए। कौन कौन सी? मक्का की दीवारों की मरम्मत करवाई, यरूशलेम शहर की दीवारों को भी बनवाया गया, और द टॉम ऑफ रॉक की मरम्मत इन्होंने ही दोस्तों करवाई। ठीक है, अब आगे आते दोस्तों थोड़ा सा। तो जो शासक हैं दोस्तों सुल्तान सलीम सेकंड, इनका दोस्तों टाइम पीरियड था 1566 से 1574 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, इनके बाद अगले शासक बने दोस्तों मुराद थर्ड। इनका टाइम पीरियड दोस्तों आता है 1574 से 1595 ईस्वी तक। अगले सुल्तान बनते हैं सुल्तान महमूद थर्ड। इनका टाइम पीरियड 1995 से 1603 ईस्वी तक। फिर इनके बाद सुल्तान अहमद फर्स्ट 1603 से 1617 ईस्वी। फिर इनके बाद सुल्तान उस्मान सेकंड 1618 से 1622 ईस्वी तक।
तो इस क्रम से हम सारे सभी शासकों के बारे में, सभी सुल्तानों के बारे में जान लेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर इनका आता है शासन मुराद फोर्थ का। उनका टाइम पीरियड 1623 से 1640 ईस्वी तक रहा। फिर इनके बाद दोस्तों टाइम आता है सुल्तान इब्राहिम का, 1640 से 1648 ईस्वी तक। फिर महमद फोर्थ, 1648 से 1687 ईस्वी तक। सुलेमान सेकंड, 1687 से और 1691 ईस्वी तक। फिर टाइम पीरियड आता है दोस्तों अहमद सेकंड का, 1691 ईस्वी से 1695 ईस्वी तक, यानी कि 4 साल तक। सुल्तान मुस्तफ़ा सेकंड, 1695 से 1703 ईस्वी तक रहे। सुल्तान अहमद थर्ड, 1703 से 1730 ईस्वी तक। सुल्तान महमूद फर्स्ट, 1730 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक। और सुल्तान उस्मान थर्ड, 1754 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। मुस्तफ़ा थर्ड, 1757 से 1773 ईस्वी तक रहे दोस्तों ये। फिर आते हैं इनके बाद अब्दुल हमीद फर्स्ट, 1773 से 1789 ईस्वी तक। और सुल्तान सलीम थर्ड, 1789 से 1807 ईस्वी तक। तो इस क्रम में हम सभी शासकों के बारे में जान लेंगे दोस्तों। और अब हम आगे आते हैं, तो आगे कुछ शासक और हैं, उनके बारे में हमें और समझना है कि इनका टाइम पीरियड क्या है दोस्तों। सुल्तान मुस्तफ़ा फोर्थ, इनका टाइम पीरियड सन 1807 ईस्वी से 1808 ईस्वी तक रहा दोस्तों। फिर इनके बाद शासन आता है सुल्तान महमूद सेकंड का, जो कि 1808 से 1839 ईस्वी तक सुल्तान के पद पर रहे। सुल्तान अब्दुल मजीद फर्स्ट, 1839 से 1861 ईस्वी तक। सुल्तान अब्दुल अजीज़, 1861 से 1876 ईस्वी तक। सुल्तान अब्दुल हमीद सेकंड, 1876 से 1909 ईस्वी तक ये रहे शासक के तौर पर। सुल्तान महमद फिफ्थ, 1909 से 1918 ईस्वी। और आपको पता था इन्हीं के टाइम पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो शुरुआत हो चुकी थी, इनके टाइम के एंड तक। सुल्तान महमद सिक्स, 1918 से 1922 ईस्वी। ये सुल्तान महमद सिक्स जो थे वो अंतिम शासक थे ऑटोमन एम्पायर के। इनके बाद फिर कोई ऑटोमन एम्पायर का शासक नहीं बना, क्योंकि फिर तुर्की में गणराज्य की यानी लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी दोस्तों, ठीक है। उस्मानी साम्राज्य का पतन। अब दोस्तों समझ लेते हैं, हमने इसका उरूज को समझा, हमने इसके काल को समझा, मतलब किस तरह से ये कबीले के तौर पर रहते थे और इतना विशाल साम्राज्य खड़ा किया। हम समझ लेते हैं इनका पतन किस प्रकार से हुआ दोस्तों। तो विश्व के सबसे लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्य के अंत की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद इस साम्राज्य का अंत हो जाता है। और उसका अंत होता कैसे है दोस्तों, थोड़ा उसे समझना है। तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया था, परंतु जब युद्ध समाप्त हुआ तब जर्मनी की हार के साथ ऑटोमन साम्राज्य का भी अंत हो गया। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा जर्मनी एक साइड में था और फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका, रूस ये सब एक साइड में थी, ठीक है। तो उस युद्ध में जर्मनी का साथ किसने दिया, तुर्की ने दिया। और जब जर्मनी हार गया तुर्की भी एक तरीके से हार ही गया। तो इस प्रक्रिया में मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो थे उनका नाम सबसे ऊपर आता है, यानी किस काम में, ऑटोमन साम्राज्य के अंत में के बाद जो लोकतंत्र का स्थापना की वो लाने में मुस्तफ़ा कमाल पाशा का नाम सबसे ऊपर है। उन्होंने तुर्की में लोकतंत्र का प्रचार किया और धर्मनिरपेक्ष प्रणाली की वकालत की, यानी कि उन्होंने खलीफा के पद को समाप्त करने की घोषणा की या उन्होंने सुझाव दिया लोगों को और लोकतंत्र का समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप तुर्की एक धर्मनिरपेक्ष देश बना। 23 अक्टूबर सन 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च सन 1924 ईस्वी को खिलाफत उस्मानिया को समाप्त कर दिया और 1924 ईस्वी में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया। आप जानते हैं सन 1923 से तुर्की पर कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं, जो कि सन 2023 में जाकर उन प्रतिबंधों को हटाया जाएगा, यानी 100 साल का प्रतिबंध था जो कि सन 2023 में समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो मुस्तफ़ा जो कमाल पाशा थे उन्हें तुर्की का पिता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही एक लोकतांत्रिक देश तुर्की की स्थापना करने में अहम भूमिका निभाई, इसी कारण उन्हें तुर्की का पिता कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने इस वीडियो लेक्चर में अपने
इस इतिहास के पॉइंट को समझने के लिए सारे कॉन्सेप्ट को जो इम्पोर्टेंट थे हमने समझे सही तरीके से, अच्छे तरीके से, कि किस तरह से एक कबीलाई ज़िंदगी जीने वाले चरवाहों के कबीले के लोग एक दुनिया का सबसे विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो हम इस चीज़ से एक सबक ये भी ले सकते हैं कि अगर हम किसी कार्य को या किसी काम को दिल से करने की ठान लें तो हर कार्य हमारे लिए संभव है, बशर्ते हमारी नीयत साफ़ होनी चाहिए और उस काम को करने में लगन पूरी होनी चाहिए। तो जिस तरह से हमने ये वीडियो को समझा सही तरीके से, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, और आपने पूरी हिस्ट्री को समझा हो, थोड़ा एंजॉय किया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ अपनी इस जानकारी को साझा करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपने ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले लेक्चर में। थैंक यू, अपना ख्याल रखें और स्टडी को अपनी जारी रखें।